तीसरे बार में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। पहले बार में तो कुछ वॉइस की समस्या आ गई थी, मैं माइक को सही से अटैच नहीं कर पाया था। दूसरे बार में लैपटॉप बैटरी लो होने से चलते में बंद हो गया, तो बड़ी मुश्किल से ये तीसरे बार में रिकॉर्ड हो रहा है। आप इसे सभी के साथ शेयर करेंगे। मैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के एक पाठ को विगत वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। योजना यह है कि ये 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। तो मैं एक पंक्ति पढ़ा रहा था, एक सूत्र है ई सह से ईड जनोर्ध्वे च, इसको लेकर के ये विचार हैं। और इसी बीच मुझे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के ही एक साक्षात्कार में भी जाना था, तो मैं सोचा कि वहाँ के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ प्रस्तुत करना है, तो इस विषय को मैंने प्रस्तुत किया। मैं ये चाहता हूँ कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की जो ये संपादन संबंधी इस पाठ को देखिए और विचार करिए यहाँ संपादकों द्वारा सही पाठ क्या होना चाहिए। एकम शास्त्रमधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम। एक शास्त्र को पढ़ करके, अर्थात किसी एक कतविया को पढ़ करके शास्त्र का निश्चय नहीं जाना जा सकता। विद्वान को बहुश्रुत होना चाहिए, बहुत किताबों से अध्ययन करके तब अपने पक्ष को रखना चाहिए। आज हम ये चर्चा कर रहे हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अदादि प्रकरण में 2 सूत्र पढ़े गए हैं, ईसह से ईड जनोर्ध्वे च। यहाँ पर जो मूल पाठ है उसको लेकर के कुछ विसंगतियां हैं और मूल पाठ में भी थोड़ा भिन्नता है, तो वहां पर कौन सा पाठ रखा जाए, तो आइए विचार करते हैं। मित्रों, जब मैं इस ग्रंथ को पढ़ा रहा था, ईसह से ईड जनोर्ध्वे च, इन दोनों सूत्रों पर पहुंचा। ये अदादि प्रकरण के अंतर्गत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में दिए सूत्र हैं। यहाँ पर इन दोनों सूत्रों का अर्थ एक साथ किया है भट्टोजी दीक्षित जी ने। ईस ईड जनाम से द्वे शब्दयोः सार्वधातुकयोः इट स्यात्। और वो लिखते हैं कि यह योग विभाग किया क्यों? क्योंकि दोनों सूत्रों का मिलके एक ही अर्थ करना है, अर्थात ईस धातु को केवल से के परे रहते इडागम नहीं करना है और ईड और जन को केवल ध्वे के परे रहते नहीं करना है, बल्कि ईस, ईड और जन इन तीनों धातुओं को से और ध्वे के परे रहते उसको इडागम करना है। तो अब क्या किया जाए? यहाँ पर उन्होंने लिखा कि योग विभागो वैचित्र्यार्थ, कि जो योग विभाग है ये बड़ा विचित्र है। तो से ध्वे शब्दयोः सार्वधातुकयोः इट, से ध्वे शब्द सार्वधातुक को इडागम होता है। ठीक है, ये बात हो गई। और इडागम करने के बाद ईड से और ईडित ध्वे 2 प्रकार के रूपों की हमें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन चर्चा इससे आगे की है। चर्चा है एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, इसका संबंध किसके साथ किया जाए? ईडिस्व ईडित ध्वम के साथ किया जाए, और विकृति ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणात् का संबंध किसके साथ किया जाए? क्या ऐध्वम के साथ किया जाए अथवा पूर्ववर्ती ईडित ध्वम के साथ किया जाए? तो जब मैं ऐसा विचार कर ही रहा था तो यहाँ 2 प्रकार के पाठ मुझे उपलब्ध हुए। कुछ संस्करणों में ईडिस्व और ईडित ध्वम का जो संबंध है, जैसे आप इस संस्करण को देख सकते हैं, गुरु प्रसाद शास्त्री इत्यादि विद्वानों के द्वारा जो संपादित वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का संस्करण है, उसमें चाहे गिरधर शर्मा चतुर्वेद जी वाला हो, चाहे शिव प्रसाद जी वाला हो, एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् को ईडिस्व और ईडित ध्वम के साथ जोड़ा है और विकृति ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणम को ऐध्वम के साथ जोड़ा है, माने लंग लकार के रूप के साथ जोड़ा है। सम चंद्रशेखर शास्त्री द्वारा संपादित वाल मनोरमा प्रेस से अब जो परिमल प्रकाशन से छप रहा संस्करण है, उस कौमुदी संस्करण में थोड़ा भिन्नता है। वो भिन्नता ये है कि वह एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात्, इसका तो ईडिस्व के साथ संबंध रखते हैं, और विकृति ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणात् का संबंध लोट लकार के ध्वम, ये जो ईड्ध्वम बना है उसके साथ रखा है, और लंग लकार के ऐध्वम के साथ में विकृति ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणात् की कोई चर्चा नहीं की है। यह जो इनका पाठ रखना है ये वस्तुतः जो बाल मनोरमा टीका है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की, उसके आधार पर है। तो हम कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि गुरु प्रसाद शास्त्री इत्यादि विद्वानों के द्वारा जो संपादित मूल पाठ है वह एक प्रकार का है, और वाल मनोरमा के आधार पर संपादित जो मूल पाठ है वह एक प्रकार का है। भिन्नता दोनों में यह है कि 3 बिंदुओं में हमने दर्शाई है। पहला बिंदु है ईड धातो लोटी ध्वमि ईडित ध्वम, ऐसा रूप दिया है, और दूसरे वाले जो बाल मनोरमा सम्मत संस्करण है उनमें दिए हैं ईड धातो ध्वमि ईड ध्वम, ऐसा रूप दिया है। दूसरी भिन्नता है एक देश विकृतस्य अन्यवत, एक देश विकृतम अनन्यवत, इस वचन की संबद्धता लोट के जो से और ध्वम को जो इडागम होता है तब ईडिस्व और ईडित ध्वम इनके साथ रखी गई है। और दूसरे वाल मनोरमा संपादित संस्करणों में एक देश विकृतस्य अनन्यत्वात् की संबद्धता केवल से, मतलब थास के स्थान पर जो से होता है उसके साथ रखी गई है।
ईडिश्व इसके साथ में रखी गई है बस। और विकृति ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणात्, इस वचन की संबद्धता इस वाले संस्करण में जो गुरु प्रसाद शास्त्री इत्यादि का संस्करण है उसमें लंग लकार के ऐढ्वम प्रयोग के साथ है, बल्कि इधर वाले में केवल विकृति ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणात् की संबद्धता लोट के ध्वम ईढ्वम इस रूप के साथ रखी गई है। तो ये इनमें भिन्नता थी। तो अब इनमें कौन सा पाठ सही है, हम मूल को जब पढ़ते हैं तो कैसे हम सही समझें? तो सबसे पहले इसलिए आपको इसकी प्रक्रिया पर विचार करना होगा, उसके बिना जाने ये बात लग नहीं पाएगी आपको बाल मनोरमाकार की भी। इसलिए लोट लकार का जो रूप है उसकी पहले प्रक्रिया देखिए। ये तीनों के तीनों रूप लोट लकार के हैं। बस में से जो ये पहला रूप है ये थास जो आता है वहां का है, और दूसरा रूप ध्वम का है, वो मध्यम पुरुष के बहुवचन का है, और ये वाला भी रूप बहुवचन का है। ये वाला जो रूप है ये गुरु प्रसाद शास्त्री इत्यादि संपादित संस्करणों में जैसा दिया है वैसा है, और ये वाला रूप और केवल बाल मनोरमाकार के अनुसार है। अब आइए इस पर थोड़ा चर्चा करें आगे। तो ईड से लोट और थास किया, थास को से किया, सप होता है किंतु अदादिगण का धातु इसलिए सबका लुक हो जाता है। थास को से होकर के ईड से ऐसी स्थिति होती है। इसके बाद सवाभ्याम बामौ सूत्र से के बाद जो सकार के बाद एकार है उसको वकार करके ईड स्व ऐसी स्थिति हो जाती है। यह जो स्व है वो तो अब से नहीं है, और ईड जनोर्ध्वेचा इनको लगने के लिए यही चाहिए कि वो जो है से इस रूप में ही होना चाहिए। तो अब वो सूत्र कैसे लगे? तो उसके लिए कहा गया एक देश विकृतम अनन्यवत, अर्थात यदि किसी का एक देश विकृत हो जाता है, जैसे ये से स्वे बन गया, तो वो वस्तु अन्य के समान नहीं हो जाती है। इसको न्याय को ऐसे समझ सकते हैं कि छिन्ने पुच्छे सुनी स्वत्व व्यवहार न तज्जाति भिन्न व्यवहार। इसमें दो कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। पहला कुत्ता है जिसकी पूंछ है, दूसरा कुत्ता है उसकी पूंछ नहीं है, लेकिन पूंछ नहीं है उसको भी हम कुत्ता ही कहते हैं। उसके एक देश के नष्ट हो जाने पर अथवा विकृत हो जाने पर उसे कुछ अन्य नहीं कहता है, बल्कि वो चीज अनन्यवत ही कही जाती है। इसलिए यहाँ पर भी प्रकृत स्थल पर आइए, जहां यहाँ पर से स्व बन गया है वो भी एक देश विकृत अनन्यवत न्याय से ही माना जाएगा। इसलिए यहाँ पर इडागम हो जाएगा। इडागम होने के बाद ईड ई स्व और वर्ण सम्मेलन कर दीजिए और आदेश प्रत्युषत्व करके ईडिस्व रूप की प्राप्ति होती है। वहीं पर जब आप ध्वम में जाते हैं तो लोट ईड ध्वम सप का लुक हो जाएगा, और ध्वम को टेतात्मने पदानम टेरे से एत तो होकर के ईड द्वे स्थिति बन जाती है। अब यहाँ पर सवाभ्याम बामौ सूत्र प्रवृत्त होता है। सवाभ्याम बामौ सूत्र की प्रवृत्ति के बाद जो एकार है वो अम बन जाता है, जिससे क्या होता है ईड ध्वम यह स्थिति हो जाती है। अर्थात ये जो पहली स्थिति थी ये स्थिति सवाभ्याम बामौ के लगने से यहां वापस लौट आई। तो अब जो है ये भी तो एक देश विकृत हो गया, क्योंकि ईसा से ईड जनोर्ध्वेचा ये जो सूत्र हैं ये तो ध्वे के परे रहते ही लगेंगे, ध्वम के परे रहते नहीं लगेंगे। तो उसके लिए कहा कि नहीं, एक देश विकृतम अनन्यवत, एक देश विकृत हो जाने से वो अन्य के समान नहीं हो जाता। तो ए भी जो ध्वे के रहते प्रवृत्त होता है वो ध्वम के रहते प्रवृत्त हो जाएगा, जिसके चलते क्या होगा यहाँ पर इडागम होके एक देश विकृतम अनन्यवत न्याय ना इडागम होकर के और ये बन जाएगा ईड ई ध्वम, और वर्ण सम्मेलन करेंगे तो ईड ध्वम ऐसा रूप आपके मध्यम पुरुष में ये बहुवचन में बन जाएगा। बाल मनोरमाकार का ये दूसरा पंथा है, यहाँ पर इसे भी जान लीजिए। ये भी इसी रूप को यहाँ पर लोट के ध्वम में बनाते हैं, पर रूप थोड़ा अलग रहता है और उसका कारण वो अलग दर्शाते हैं। ईड से जब लोट लाए और ध्वम कर लिया, सप लाए, सबका लुक हो जाता है क्योंकि धातु अदादिगण का है। टेतात्मने पदानम टेरे से एत तो हो जाएगा क्योंकि लोट टित लकार है, तो ईड ध्वे ऐसी स्थिति हो गई। अब सवाभ्याम बामू लगने के बाद ईड ध्वम ए स्थिति आ जाती है। अब यहां पर बाल मनोरमाकार कहते हैं कि ये जो है ध्वम, ध्यान दीजिए, अब ये ध्वम एक तो ये वाला ध्वम था, अब ये ध्वे लगने के बाद ध्वम ये बन गया। अब बाल मनोरमाकार इस वाले ध्वम को, इस वाले ध्वम को, पहले वाले को एक ही देख रहे हैं, इसलिए वो यहां पर विकृति ग्रहणे न प्रकृति अग्रहणात् वाली बात को कहते हैं। और वो कहते हैं कि जिन सूत्रों में विकृति का ग्रहण है वहां पर प्रकृति का ग्रहण नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम इस न्याय को देखते हैं, विकृति ग्रहणे न प्रकृति अग्रहणात्। और मैं आपको बता दूं, ये जो है न्याय है, कोई परिभाषा नहीं है। इस विषय में आगे भी मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, तब तक आप इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो विकृति ग्रहणे न प्रकृति अग्रहणम का ये मतलब है, पहले से लौकिक न्याय के द्वारा समझा जाए। जैसे किसी ने कहा पुरुषम आने, पुरुष को बुलाओ, तो भाई कैसा भी व्यक्ति लाया जा सकता है, अंधा अनंधो बा है, या तो वो दिव्यांग हो या दिव्यांग नहीं हो, दोनों प्रकार का पुरुष लाया जा सकता है। लेकिन किसी ने कहा अंधम आने, तो ऐसी स्थिति में आप दिव्यांग को ही लाएंगे।
न तु अनंधा, अनंत पुरुष को तब नहीं ला सकते। ऐसे ही जिन सूत्रों में सूत्रे विकृत रूपक ग्रहणेन प्रकृते अग्रहणम इत्युक्ते प्रकृते आद्य रूपस्य ग्रहणम न भवति। कहने का तात्पर्य यह है जिन सूत्रों में विकृति का ग्रहण होता है, विकृति का ग्रहण जैसे देखिए यहां पर ईसह से और ईट जनोर द्वे च, इन सूत्रों में से का ग्रहण है। देखो इसकी प्रकृति है थास, थास को होता है से, तो ये से विकृति हुआ। ऐसे ही ध्वम प्रकृति है और ध्वे विकृति है। तो अब इसका फाइनली मतलब समझ लीजिए विकृति ग्रहणे न प्रकृति अग्रहणम का, कि जिन सूत्रों में विकृति निर्दिष्ट है, विकृत करके पढ़ा गया है यदि कोई प्रत्यय, तो फिर प्रकृति का ग्रहण आप नहीं कर पाएंगे। जिससे क्या होगा, यहां पर बाल मनोरमाकार इसको मान रहे हैं ध्वम को प्रकृति, और वस्तुतः ये इस वाले ध्वम से, पहले वाले ध्वम से दूसरा अलग है। क्यों? क्योंकि बीच में से ध्वे होकर के तब ये ध्वम बना है, इसलिए वो इसका संबंध ऐसे कर रहे हैं बाल मनोरमाकार कि ये तो प्रकृति हो गई और प्रकृति के ग्रहण से विकृति का ग्रहण होता, वो ये तो विकृति, ये तो खुद प्रकृति हो गई और विकृति के ग्रहण में प्रकृति का ग्रहण होता नहीं है। इसलिए ईसा से ईड जनोर द्वे च, इनमें ध्वम का ग्रहण नहीं होगा क्योंकि यहां तो ध्वे परे नहीं है। ऐसा देख करके बाल मनोरमाकार ने क्या किया कि यहां पर इडागम नहीं किया। इडागम जब नहीं किया तो एक साइड में है टवर्ग का ड, दूसरे साइड में है तवर्ग का ध, तो ऐसे में इष्टत्व संधि की कंडीशन फिक्स हो गई और इष्टत्व संधि करने के बाद ईड ध्वम ऐसा रूप आपको प्राप्त हो गया। ये अब बाल मनोरमाकार का मंतव्य कहां तक सही है, कहां तक नहीं है, इसके विचार करने से पहले आपको पहले ये बताते हैं कि विकृति ग्रहणेन प्रकृति अग्रहणम को, जो गुरु प्रसाद शास्त्री इत्यादि संपादित संस्करण है जिसको हमने फर्स्ट पोजीशन पर रखा है, वह इसको कैसे इधर प्रवृत्त कराते हैं। बाल मनोरमाकार ने लंग लकार के रूप में से प्रवृत्त नहीं कराया है, तो इस कंडीशन को समझ लीजिए। ईड लंग है और ध्वम आ गया, ईड सप ध्वम, सबका हो गया लुक, तो ईड ध्वम ऐसी स्थिति हुई और 8 हो गया वृद्धि करके ईड ध्वम, ध्वम के धकार को इष्टत्व ढकार होकर के रूप ऐढ्वम बनेगा। यहां पर प्रश्न किया जाता है कि अरे जी आपने कहा कि ईसह से ईड जन और ध्वे च, ये तो ध्वम के परे रहते लगना चाहिए, यहाँ क्यों नहीं लग रहा? अरे भाई आप गलत समझ रहे हैं, वो सूत्र ध्वम के परे रहते नहीं बल्कि सूत्र में ध्वे कहा गया है, तो वो ध्वे के परे रहते ही लगेगा। अब भाई लंग लकार में ध्वे कभी हो नहीं सकता क्योंकि टितात्मने पदानाम टेरे सूत्र की प्रवृत्ति जो है टित लकारों में ही होती है, ये नित लकार है, तो इस कारण से विकृति ग्रहण प्रकृति अग्रहणम, सूत्र में विकृति का ग्रहण है अतः ध्वम इस प्रकृति का ग्रहण नहीं होगा, तो इधर ध्वम को कभी भी इडागम नहीं होगा। तो ये स्थिति फिक्स हो गई। आप यहां पर देखिएगा इस व्याख्यान में, यहां पर ही विकृति ग्रहणेन प्रकृति अग्रहणम को लगाया जिसके कारण इडागम नहीं हुआ, अतः ऐढ्वम रूप बना। अब थोड़ा बाल मनोरमाकार की इस बात को विचारा जाए प्रक्रिया की दृष्टि से। बाल मनोरमाकार ने विकृति ग्रहणेन प्रकृति अग्रहणम को यहां लगा लिया। दरअसल हो क्या गया कि जहां ईड सप ध्वम, इस वाले रूप को देखिएगा पुनः से, या ऐसी स्थिति में ध्वम ध्वे बना और बाद में सवाभ्याम बामऊ लग के वो जो है ध्वम बन गया। इसलिए बाल मनोरमाकार को ये लगा कि अरे ये तो ध्वम प्रकृति हो गई, बल्कि ऐसा नहीं है, प्रकृति तो ये वाला ध्वम था, ये दूसरा वाला ध्वम तो वस्तुतः विकृति है क्योंकि ध्वे से विकृत होकर के ये निकला है। हाँ ये बात अलग है, वो वैसे ही स्वरूप को धारण कर गया है। तो इसलिए बाल मनोरमाकार ने विकृति ग्रहणे न प्रकृति अग्रहणम को इधर लगा दिया। तो क्या ये बाल मनोरमाकार का ऐसे लगा करके ईढ्वम रूप बनाना सही है? तो हम तो भाई जो शास्त्र वचनों को देख करके ही सही गलत का निर्णय कर सकते हैं। तो हमने बहुत सारे संदर्भ में खंगाली। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हमने काशिका को लिया कि भैया काशिकाकार ने इस विषय में क्या कहा है। काशिका को देखने के बाद हमने वहां पर देखा कि वहां तो ईडित ध्वम ऐसा रूप दिया हुआ है ये, और एक तो पंक्ति और वहां साफ साफ लिखी है कि ध्वे इति कृत टेरित्वस्य ग्रहणात्, कि ये जो ध्वे जहां पर कहा गया है कृत टेरित्वस्य ग्रहणात्, अर्थात एत्व वाले का ही ग्रहण होगा जिसके कारण लंगी ध्वमी न भवितव्यमिटा, लंग लकार के ध्वम में इट नहीं होगा, और लोटी पुनः एक देश विकृत से अन्यत्वाद भवितव्यमिटा, और लोट में तो पुनः एक देश के विकृत होने के कारण इडागम हो जाएगा, इधर कोई बाधा नहीं है। तो लोट में उन्होंने एक देश विकृत से अन्यत्वाद इटा कहा, और यानी कि दोनों के लिए कह रहे हैं, ये जो है ईडिश्व के लिए भी कह रहे हैं और ईडित ध्वम के लिए भी कह रहे हैं। इस प्रकार इनके रूप आप इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके, यहाँ पर ईडित ध्वम ये चीज दी है उन्होंने, और केवल काशिकाकार नहीं इनके टीकाकार भी यही सब बातें कहे हैं। फिर हमने एक दूसरा ग्रंथ और लिया, व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि। तो व्याकरण सिद्धांत सुधानिधि भी हमारे प्रथम पाठ जो है गुरु प्रसाद शास्त्री जी इनके संस्करण में उसी के समर्थक हैं। तो उन्होंने क्या कहा, वो इस विषय पर तो बहुत बढ़िया ये पंक्ति को दर्शाए लिखे हैं कि एकार विशिष्टस्य ग्रहणात्, एकार विशिष्ट से मतलब ईसा से और ईड जनोर द्वे च में जो एकार विशिष्ट पाठ दिया गया है
तो इससे लुंगी ना, लुंग में ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लुंग में कभी एकार संभव नहीं हो सकता, क्योंकि टितात्मे पदानाम टेरे की प्रवृत्ति नित लकारों में नहीं होती, टित लकारों में होती है। इसलिए विकृत्या प्रकृति अग्रहणात्, अरे जी विकृति से प्रकृति का ग्रहण नहीं होता है, तो फिर लोटी तू भवत्येव, लोट में तो ये इडागम हो जाएगा। तो ई सिस्व और ईडिस्व, ईस धातु का ये रूप दिया, ईड का ये दिया, और इसके बाद ईसिध्वम और ईडिध्वम, यहां पर भी देखिए ईडिध्वम यही रूप दिया। बाल मनुमाकार जैसा चाह रहे हैं वो रूप इधर नहीं है, और आगे लिख भी दिया विकृतस्य अनन्यत्वात्, विकृत जो होता है वो अनन्य होता है। इस वचन के आधार पर भी यदि देखा जाए तो ये भी ध्वम, जो ध्वे को जो सवाभ्याम बामू लग के ध्वम जो बना है उसको ये विकृति मान रहे हैं, तो विकृत होने के कारण उसे अनन्य कह रहे हैं। चलो भाई ठीक है, ये भी पाठ प्रथम पाठ का ही समर्थक है। वो वस्तुतः बाल मनोरमा की वो पंक्तियां क्या हैं जो द्वितीय पाठ के व्याख्यान में प्रमाण के रूप में हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। बाल मनोरमाकार ने देखिए वहां पर साफ साफ कहा है, तो ननु तरी ईड्ढ्वम इत्यत्र कथम नीट, मतलब उन्होंने कौमुदी के इस पाठ को ईड्ढ्वम ऐसा समझा है। ध्व स्वरूपापेक्षया ध्वम इत्यस्य एकदेश विकृतत्वात्, वो कहते हैं ध्व स्वरूप की अपेक्षा जो ध्वम है वो एक देश विकृत है ना, इसे ध्वे होना चाहिए, ध्वे स्वरूपापेक्षया ध्वम, इसको एक देश विकृत है। इसलिए कहा मूलकार ने, मूलकार की पंक्ति लगाई है इन्होंने सिद्धांत कौमुदी की, विकृति थी, अर्थात विकृति ग्रहणे तदेक देश, वो प्रकृति ग्रहणे तदेक देशस्य विकृतस्य ग्रहण, प्रकृति के ग्रहण में तदेक देश विकृतस्य ग्रहणम, तदेक देश विकृत का ग्रहण हो जाता है, परंतु न तो विकृति ग्रहणे तदेक देश विकृत्यापि प्रकृतिर ग्रहण, विकृति के ग्रहण में प्रकृति का ग्रहण नहीं होता। और आगे वो उदाहरण दे दिया, पुरुषमान इत्युक्ते ही अंधो अनंदो वा पुरुषानीयते, अंधमान इत्यत्र तु अंधेवानीयते न तु अनंध, ये बातें कह दी। इस बात को मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए वो कह रहे हैं कि जी ध्वम ये कृते, ध्वम में तो करने पर ध्वे बन गया, और तेन च विकृतेन ध्वम इत्यस्य, तो विकृत जो है ध्वम से है, तत् प्रकृति भूतस्य न ग्रहणम, तत् प्रकृति भूत का ग्रहण नहीं होगा, इसलिए नेड इति भाव, इसलिए यहाँ पर इडागम नहीं होगा। तो बाल मनोमाकार के मत में ये ईड्ढ्वम रूप लोट लकार के मध्यम पुरुष के बहुवचन में बनेगा, अतः उन्होंने रूप लिखे और यहाँ पर उसे लिख दिया, और रूप लिखे तो उसे जब ऊपर लिख दिया उन्होंने ईड्ढ्वम। अब जो जब लंगलकार के रूप उन्होंने लिखे, तो लंगलकार के रूप लिखते वक्त उन्होंने आइड्ढ्वम इधर दे दिया, लेकिन आइड्ढ्वम के विषय में कुछ पंक्ति नहीं दर्शाई, अर्थात कि विकृति ग्रहणे न प्रकृति ग्रहणम का संबंध आइड्ढ्वम के साथ है या नहीं, इसके साथ में इसके विषय में कोई भी चर्चा नहीं की इन्होंने। ये बड़ा विचारणीय है, यहाँ बाल मनोरमाकार क्यों कुछ नहीं कहे। अब फाइनल देखा जाए तो ये बाल मनोरमा सम्मत जो संपादन किया है मूल पाठ का वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के, वो हमें थोड़ा चिंत्य प्रतीत होता है। उसमें ये 5 कारण मुख्य रूप से हमने दर्शाए हैं, जिन पर हम पहले भी थोड़ा चर्चा कर लिए हैं। तो काशिका परंपरा विरोध है, अर्थात काशिका की मैंने आपको मूल पंक्ति दिखा दी, और उनकी टीका न्यास और पद्मंजलि से भी विरोध है। और स्वपरंपरा विरोध है, माने के सिद्धांत कौमुदी के कोई भी टीकाकार, मैंने तत्वबोधिनी को देखा, शेखर को देखा, तो ये जो टीकाकार है मनोरमा को भी देख लीजिएगा, तो उसमें भी वो टीकाकार ने किसी ने भी ये बात नहीं कही है, अतः स्वपरंपरा से विरोध है। और व्याकरण सिद्धांत सुधा निध्यादि ग्रंथ विरोध जो मैंने अभी दर्शाया था, जो कि आचार्य विश्वेश्वर सूरी द्वारा विरचित है, तो उससे भी विरोध है। और भाष्य कैयटादि प्रामाण्याभाव, मैंने महाभाष्य को भी देखा, इन सूत्रों को वहां देखा, तो ऐसे किसी रूप की चर्चा ना तो भाष्य में है ना कैयट के प्रदीपोद्योत में है। और दूसरी बात, लोट में ध्वम की प्रयोग सिद्धि में विसंगति, जो जैसी बाल मनोरमाकार ने दर्शाई है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वस्तुतः बाल मनोरमाकार क्या समझ बैठे हैं कि जब लोट लकार में मध्यम पुरुष में जहां पर ध्वम है, और ध्वम को ध्वे हो गया टितात्मे पदानाम टेरे से, और सवाभ्याम बामू से फिर उसे अम हो गया, तो ध्वम फिर का फिर वैसा ही हो गया। तो इस दूसरी बार जो ध्वम बना सवाभ्याम बामू लगने के बाद, उसे वो प्रकृति मान बैठे हैं, तो इस कारण से ये समस्या हो गई है। और जबकि अन्य आचार्यों ने उसे जो है ध्वम को ये माना है कि एक देश विकृत अनन्यत्वात् मान करके वहां पर इडागम कर लिया है। तो ये विसंगतियां मुझे दृष्टिगोचर हुई इस मत में, जो कि ऐसा यहाँ पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संपादक ने बाल मनोरमाकार के कारण आइड्ढ्वम ऐसा जो रूप लिख दिए हैं। अब एक तृतीय पंथा, एक तीसरा एंगल और इस विषय में सिद्धांत रत्नाकर एक टीका है, उसकी टिप्पणी में आजाद मिश्र गुरुजी ने इन्हीं सूत्र को लेकर के ईसा से ईड जनोर ध्वे च तृतीय खंड पर वो लिखते हैं कि ईड जनोर ध्वे च इति ध्वे इति विकृत ग्रहणे, कहा कि इसमें विकृत ग्रहण किया गया है, इसलिए ध्वम इति प्रकृति अग्रहणात्, ध्वम इस प्रकृति का ग्रहण नहीं होने से ईडिध्वम इत्यत्र इडाभावा कल्प्यते, कहा कि ईडिध्वम में इडाभाव कल्प्यते, इडाभाव की कल्पना करते हैं। तो तरही आइडिध्वम कह रहे हैं, आइडिध्वम में इडाभावा कल्प्यते, मतलब लंगलकार की बात कर रहे हैं ये शायद।
तो तरही ईडिध्वम इत्यादौ इट कथमिति चिंत्यम। तो भाई ये लोट लकार के रूप में ईडिध्वम में इट कैसे कर लिया। अतएव बाल मनोरमायाम, इसलिए भैया बाल मनोरमाकार ने ये विचार करके ईड्ध्वम ऐसा रूप दिया है। इन्होंने बाल मनोरमाकार के मत को एक ऐसे प्रेजेंट किया, बाद में ऐसे रखा। अब इसके बाद इतना दर्शाने के बाद क्या मत सही है क्या नहीं, ऐसा कोई ज्यादा ऐसा विचार न करके फिर आगे वस्तुतः से कह रहे हैं कि जी ऐढ्वम इत्यत्र, माने ये चले गए अब लग लकार के रूप पर के प्रकृति ग्रहणे न विकृति ग्रहणम, कि जी प्रकृति के ग्रहण में विकृति का ग्रहण नहीं होता। मतलब ये कहाँ जा रहे हैं कि जी ईड जनोर द्वेचा, इस सूत्र में अब ये द्वे इससे विकृति की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं ईड जनोर द्वेचा में ईड प्रकृति का ग्रहण है ना, और ईस का ऊपर वाले दूसरे सूत्र में ग्रहण है। तो जी विकृति ग्रहणे प्रकृति, वो प्रकृति ग्रहणे न विकृति ग्रहणम, प्रकृति के ग्रहण में विकृति का ग्रहण नहीं होता भैया, इसलिए यहाँ इट नहीं हो पाएगा। ये भला का इन्होंने कारण दिया है। और ईडिध्वम इत्यत्र, और ईडिध्वम माने कि ये लोट लकार का रूप ऊपर वाला, तो इत्यत्र ईड प्रकृति चरितार्थ, क्योंकि ऐसी प्रकृति में चरितार्थ हो चुका है ईड में, इडागम, तो फिर विकृतौ एड इत्यादौ न स्यात्। और विकृति में जहां आइड मतलब जो लंग लकार का रूप बन जाता है आठ और आठस्य के कारण, उसमें न प्रवर्तते, अर्थात उसमें प्रवृत्त नहीं हो पाएगा कौन, इडागम, वहां नहीं हो पाएगा। तो ये पाठ क्या कह रहा है, देखो वस्तुतः यहां जो चर्चा चल रही है कि विकृति ग्रहणे प्रकृति अग्रहणम, ये चर्चा चल रही है प्रकृति को लेकर के नहीं बल्कि विकृति को लेकर के चल रही है। आचार्य जी ने प्रकृति जो है ना, प्रकृति भाग धातु को लेकर के, उसे लेकर के एक नई चर्चा यहां पर कर दी है। पर वस्तुतः देखा जाए ये जो व्याख्या है कहीं पर भी सिद्धांत रत्नाकर के टिप्पण के अलावा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। सिद्धांत रत्नाकर में खुद नहीं है, ये आचार्य जी की स्वयं की व्याख्या है, ये समझे रहिए। अब है क्या वस्तुतः, देखो पहली बात तो ये जाने रहिए, व्याख्या मुझे थोड़ा रुचिकर नहीं प्रतीत हुई, मुझे समझ में नहीं आई, या फिर ये कह लीजिए आपको समझ में आए तो आप बताना। कारण क्या है कि प्रकृति ग्रहणे न विकृति ग्रहणम, इस ऐसी कोई परिभाषा है ही नहीं वस्तुतः, ठीक है। और बल्कि हाँ ये परिभाषा, और ये जो मैंने पहले जो न्याय कहा है कि विकृति ग्रहणे प्रकृति अग्रहणम, ये जो न्याय है ये भी परिभाषा नहीं है, ये परिभाषा नहीं है जो ऊपर, वो तो सिद्धांत कौमुदी के मूल की पंक्ति है ना, वो परिभाषा नहीं है। ये भी जानना कौन सी, कि विकृति ग्रहणे प्रकृति अग्रहणम, ये जो है न्याय है, ये जो है एक मूल पंक्ति है, ये भी परिभाषा नहीं है। पर हमने तो उसे परिभाषा मान करके व्याख्या कब की, हमने तो उसे एक न्याय मान करके ही व्याख्या की, ठीक है। इसलिए दीक्षित जी उसे वैसा ही कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रकृति ग्रहणे न विकृति ग्रहण, इस प्रकार की कोई परिभाषा है ही नहीं। उसके आधार पर ऐसी व्याख्या करना, मुझे आजाद मिश्र गुरुजी का अपने ये चिंत लगा थोड़ा। क्यों, बात यहां पर जो विकृति की बात चल रही है, सभी टीकाकार सबकी मैंने आपको पूरी परंपरा दिखाई है, वो द्वेष विकृति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। थास को जो से हो जाता है इस विकृति को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, प्रकृति संबंधी किसी भी विकृति को लेकर के वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे आट और इड धातु से आटस्य वृद्धि करके ऐड बना लिया, ऐसी कोई चर्चा नहीं है। ये तो वही तृतीय पंथा है, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। बाकी आप विद्वजन प्रमाण है, इसलिए हमारे मत में तो भाई हमें जो लगा, जहां तक हमारी बुद्धि पहुंची, ये जो पहला वाला पाठ है यही सही है, इसका ही प्रमाण हमें बहुत उपलब्ध है, जिसको हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो इस वाले पाठ को गुरु प्रसाद शास्त्री इत्यादि संपादित संस्करण है, जिसमें एक देश विकृत अनन्यत्वाद का संबंध ईडिस और ईडिध्वम के साथ रखिए, और ईडिध्वम ये रूप रखिए, इट रहित मत रखिए, और विकृति ग्रहणे न प्रकृति अग्रहणात् का संबंध लंग लकार वाले रूप के साथ इस पंक्ति को इधर घटा करके इसके साथ संबंध रख करके बताइए। आप इस विषय को थोड़ा लोगों के साथ शेयर करिए,